भाई जी हम शुरू करें। ओम शांति। जी, ओम शांति। यस, अभी पार्टिसिपेंट्स तो अभी बहुत कम है। स्टार्ट कीजिए, टाइम तो हो चुका है। जी भाई जी। ओम शांति। ओम मैं शांति। प्रेरणा वसुंधरा ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सबका हमारे शो अनुभव के आप सब हमारे बीच जुड़े और अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आप सभी का सादर शुक्रिया। अनुभव एक कला है जिसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त मूल्य चुकाना पड़ता है, परंतु उससे जो शिक्षा मिलती है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह किसी और साधन द्वारा संभव नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ हम हमारी सीरीज अनुभव के मोती प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपके बीच कुछ साधारण व्यक्तियों के असाधारण अनुभव पेश करेंगे। जिंदगी की पाठशाला में अनुभव और आत्मज्ञान एक ऐसा सख्त शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और सिखाता बाद में है। कुछ ऐसे ही जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा करने आ रहे हैं बीके दीपक भाई जी और उनकी युगल बीके प्राची बहन। ओम शांति दीपक भाई जी। ओम शांति प्राची बहन। Presently, Deepak Bhaiji is working with Auric India Private Limited as a strategic consultant, and his wife, BK Prachi Behan, is a PhD scholar and training and developmental specialist. And they are a regular Raj Yoga meditation practitioner. आइए हम शुरू करते हैं। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़े और आपको कितना समय हो गया है। आप अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? यस यस। जी जी। हम दोनों के ज्ञान में आने का समय अलग अलग रहा। हमारी मतलब मुझे स्पेशली शादी से पहले ही ज्ञान मिल चुका था, बीज पड़ गया था। ड्रामानुसार शादी हो गई हमारी, और फिर उसके बाद ये काफी देर बाद, काफी सालों बाद ज्ञान में आए। और हमारी लौकिक में एक बेटी भी है जो अब 16 साल की है। मेरा आना तो थोड़ा साधारण ही था, मतलब नॉर्मल ही था, लेकिन इनके आने के पीछे एक सुंदर अनुभव है जो मैं चाहूंगी कि ये शेयर करें आपके साथ। जी बिल्कुल। दीपक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपक भाई। अभी आ रही है वो? नहीं नहीं। अभी आ रही है? ओम शांति। हाँ जी। बिल्कुल क्लियर है अभी? हाँ जी। जी। नहीं प्राची बहन, आपकी क्लियर है, दीपक भाई की नहीं आ रही है। डिवाइस तो वैसे एक ही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी हाँ जी। तो जो भी करता है उसमें हमें बहुत चीजें मिलती हैं। जैसे हम लोग एक ही सुनते हैं ड्रामा, तो ये सही में मैं ज्ञान में आया तो वो भी एक दीपक भाई ऐसा कर लीजिए, ईयरफोन ले लीजिए। एक सेकंड का पॉज लेते हैं। हाँ जी, ईयरफोन ले लीजिए।
ओके। सो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, मैं ज्ञान में कैसे आया। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि जो हम लोग सुनते हैं हमेशा ड्रामा, तो ड्रामा एक्चुअली में मैं कैसे आया वो एक ड्रामा ही है। तो उसका मैं थोड़ा सा एक जल्दी से ब्रीफ में आपको एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या था कि ये तो काफी ज्ञान में पहले से ही थे, इस वजह से हमारी काफी पहले बहुत डिबेट्स डिस्कशंस एंड काफी सारी चीजें चलती रहती थी लाइफ में। और शायद मैं एग्री नहीं करता था बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप अभी भी देखेंगे तो जब भी हम ब्रह्मा कुमारी की बात करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें पहले बाहर निकल के आ जाती हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हमेशा लोग नेगेटिव तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं हमेशा, कि यहाँ पर ऐसा हम नहीं करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए करके। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिमाग में किसी के भी बैठ जाती हैं, तो जिस वजह से वो ज्ञान में आने से प्रॉब्लम आती है उनको या नहीं आ पाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लग गई, पर्सनली बहुत प्रॉब्लम्स आए एंड प्रोफेशनली बहुत प्रॉब्लम्स आए। तो उसके बाद ये एक ऐसा मन था जब अनफॉर्चुनेटली मेरी जॉब छूट गया। और जॉब जैसे ही छूटा तो छूटते ही अब ये देखिए बाबा का एकदम कितना चमत्कार ही बोल सकते हो आप इसको, कि मेरा छूटा उससे 1 महीना पहले ही प्राची का जॉब स्टार्ट हुआ। बहुत टाइम के बाद, नीचे मतलब प्राची ने बीच में काफी ब्रेक लिया था, और ब्रेक के बाद में वो फिर उनका जॉब स्टार्ट हुआ। तो सेम टाइम, मतलब आप सोचो कि बाबा ने 1 महीना ऐसा नहीं होगा जिस महीने में हमारे यहाँ पर सैलरी नहीं आया होगा या पैसा नहीं आया होगा, तो ऐसा हुआ नहीं कभी भी। तो जब मेरे को ऐसा लगा बहुत टाइम के बाद कि यार अब हम लोग आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करने लग गए थे, मैं पूरा सहयोग करने लग गया था इनको, जब भी ये माउंट आबू जाते थे या जैसे, तो मैं उस पर पूरा का पूरा सपोर्ट करता था। फिर जब और पवित्रता की धारणा भी हमारे अंदर में काफी हद तक हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा जब हम इतना कुछ कर ही चुका हूँ तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, ज्ञान में आता हूँ, मैं भी एक बार पूरी अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ। और मैंने ये दिल से बहुत अपने दिल से सोचा कि नहीं, मुझे अभी ज्ञान में आना है, मैं ज्ञान में आकर अब देखता हूँ कैसे चलता है आगे लाइफ। एंड जब मैं ज्ञान में आया उसके बाद मैंने प्राची को बोला, खुद प्राची को बोला, मुझे अब प्राची आपसे ही कोर्स करना है, क्योंकि मुझे पता था प्राची का बहुत धारणाएं मजबूत हैं। तो मैंने प्राची को बोला मुझे और किसी से नहीं, आपसे ही कोर्स करना है, तो आप मुझे कोर्स कराओ। फिर प्राची ने मुझे कोर्स कराया 7 डेज का। और आप ये समझ लीजिए मुझे डे 1 या 2 से ही मुझे पूरा फेद हो गया था कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, मुझे 100% अब इस ज्ञान में आना है। और मुझे 100% बिलीव हो गया था कि मुझे ज्ञान में आना ही आना है अब। और उसके बाद में जैसे ही हम लोग मतलब मीन्स मैं उसके उस तरीके से ज्ञान में आ गया। और क्योंकि जो हमारी सेंटर इंचार्ज थी सरिता दीदी, वो उन लोगों ने हमें देखा ही था कि हम लोग धारणाओं में हैं, और तब उन्होंने मुझे उसी ईयर में ही, मतलब मीन्स मेरे को 5-6 महीने ही हुए थे, तब उन्होंने मेरे को माउंट आबू जाने का भी मौका दिया। तो हम लोग माउंट आबू गए 18th ऑफ जैन का जो हमारा सेशन होता है उसके अंदर में। तो अब अब आप देखिए ये भी एक ड्रामा का एक और पार्ट है। जब हम लोग वहां पर गए, जिस दिन हमें आना था वापस दिल्ली, उसी दिन उससे एक दिन पहले मुझे कॉल आया कि मेरी घर से नीचे मेरी एक गाड़ी, जो बिल्कुल नई गाड़ी थी होंडा सिटी, वो चोरी हो गई। तो अब आप सोचो कि मैं अभी ज्ञान में आया, और ज्ञान में आने के बाद में अभी धीरे धीरे करके थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ठीक होती जा रही थी, लेकिन इन द सेम टाइम मैं माउंट आबू गया और जाते ही ये मिला कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अब आप मतलब अब मेरे पास क्या ऑप्शंस हो सकते थे? दो, या तो मुझे ये होता था यार क्या ये ज्ञान है, या तो देखो मेरे को नुकसान ही हो रहा है। लेकिन क्योंकि मेरे 4-5 महीने में इतने अच्छे से ज्ञान को धारण कर चुका था कि मुझे ये लगा कोई बात नहीं यार, ये भी एक ड्रामा ही होगा शायद, कोई बात नहीं है। मैं भी जैसे ये मैंने देखा था सब लोग बहुत ब्रह्मा कुमारी में जितने भी लोग हैं उनके अंदर में सबसे जरूरी या सबसे अच्छी चीज क्या होती है? पेशेंस, जो मुझे अच्छा लगता है। तो वो पेशेंस को मैंने सोचा मैं भी करके देखता हूँ पेशेंस कैसे होता है। मैं पेशेंस लेकर आया अपने अंदर, मैं उसको भूल गया। एंड मैंने उसमें बहुत एफर्ट्स मारे, बट अनफॉर्चुनेटली उसका 1 रुपया भी मुझे मिल नहीं पाया। बट फिर भी मैंने ये सोचा नहीं, कुछ ओके, ये ड्रामा है, इसको कोई बात नहीं है, जो भी हो गया हो गया, बाबा देखेगा अपने आप जैसे भी होगा। एंड वही चीज है, देखिए उस दिन से लेके आज तक का दिन है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। शायद अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो हमारे पास एक से ज्यादा गाड़ी है और सब कुछ है, मतलब मीन्स कोई ऐसी
चीज है नहीं जो मुझे लगता है कि कमी है। आपका बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजयोगा मेडिटेशन से पहले और उसको अपने जीवन में लाने के बाद आपने क्या क्या अपने जीवन में अंतर महसूस किया, आपको क्या क्या अच्छा लगा? ईयरफोन की वजह से 1 बाय 1 ही बोलने का मौका मिल पा रहा है। हाँ, मैं इसका आप आंसर संक्षिप्त में दोनों थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगी इसमें पहले जी। कि राजयोगा के अभ्यास से आपका व्यक्तित्व में जो बदलाव आते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर आते हैं और बहुत ही एक तरीके से कहें कि परमानेंट आते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने अंदर जो बदलाव देख पाती हूँ वो लौकिक भी है और अलौकिक भी है ना। और लौकिक किस तरह से, अलौकिक किस तरह से, वो इस तरह से कि जब हम राजयोगा का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर नेचुरली जो हमारी शक्तियां होती हैं, आत्मिक शक्तियां होती हैं, वो जागृत होती हैं। और उन शक्तियों के आधार पर जब हम उन्हें जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो हमें हमारे जीवन में हर कदम पर मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अध्यात्म में आ गए तो दुनिया वाले कहें कि इनका त्याग बहुत है, लेकिन हमारा त्याग तो उन प्राप्तियों के आगे कुछ नहीं है जो प्राप्तियां हमें होती हैं। तो बल्कि ये त्याग तो ऐसे हैं जैसे कि अगर किसी को सही में समझ आ जाए कि प्राप्तियां क्या हो सकती है तो ये त्याग बहुत छोटे लगे। लेकिन होता क्या है, आने वाले सबसे पहले ये देखते हैं कि छोड़ना क्या क्या पड़ेगा। और हम ये बताना चाहेंगे कि प्राप्तियां इतनी ज्यादा हैं कि त्याग मत देखिए बिल्कुल भी। और इसमें त्याग तो कहीं आएगा ही नहीं। मैं अपनी बात कहूँ तो जब मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी पढ़ाई की भी, क्योंकि मैं जिन दिनों मुझे ये ज्ञान मिला था मैं पढ़ रही थी। और पढ़ते ही फिर जब ये बीज पड़ा ज्ञान का तो मेरी जॉब लग गई, और जॉब लग के फिर मैं आगे बढ़ती रही। तो बस कुछ ही समय के बाद ही मतलब रिश्ता पक्का हुआ तो शादी हो गई थी। तो बहुत समय सेंटर पे रेगुलर जाना नहीं हो पाया मेरा। लेकिन मैंने देखा कि मेरे अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ा, मेरे अंदर जो कम्युनिकेशन जो एक पावर है वो बड़ी, वो डेवलप हुई। वो सारी चीजें उसी वजह से थी क्योंकि देह का भान कम होता गया और आत्मिक स्थिति की जो पावर है वो मुझे महसूस होती गई। और आत्मा के अंदर इतने गुण हैं। हम आत्मविश्वास की बात करते हैं तो जो विश्वास शब्द है वो आत्मा से जुड़ा हुआ। तो दुनिया में अगर आत्मविश्वास की कमी है किसी में तो वो इसलिए है क्योंकि हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम करते हैं। अगर हम आत्मिक स्थिति में नेचुरल रहें तो हम आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। मुझ में इतना जबरदस्त स्टेज फियर था कि जब मैं कॉलेज में गई थी एक बार, मुझे याद है ये मेरे प्रोफेसर ने मतलब मुझे पता था इंट्रोडक्शन सेशन चलेगा तो मैं सबसे पीछे से एंटर किया कि मुझे कोई आगे से ना उठा ले, क्योंकि फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन का होता है। तो मैं सबसे पीछे से एंटर की कि मैं पीछे जाके बैठ जाती हूँ छिप कर। और उसके बाद प्रोफेसर ने पीछे से ही स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो दिन ही ऐसा था कि पीछे अच्छा। से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो मैं फर्स्ट वन ही थी पीछे भी। तो जब मैं खड़ी हुई तो आई वॉज टोटली ब्लैंक, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आया था कि मुझे बोलना क्या है। मेरे सामने अंधेरा था टोटल। ये मैं अपने कॉन्फिडेंस का लेवल बता रही हूँ, इस समय तक मुझे ज्ञान नहीं मिला था। और मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा था और मुझे शायद उस ब्लरनेस में याद है कि मैं शायद ही अपना नाम भी बोल पाई हूँ। और जब उन्होंने बोला सिट डाउन, जब मैं नीचे बैठी हूँ मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी और सब लोग बहुत अच्छा अच्छा इंट्रोडक्शन देते चले गए और मैं उसी ट्रॉमा में थी कि मुझे खड़ा करके मुझे इंट्रोडक्शन पूछ लिया। और फिर राजयोग के अभ्यास से मुझे इतना कॉन्फिडेंस, इतना सब कुछ प्राप्त हुआ कि मैं आज प्रोफेसर, मैनेजमेंट स्कूल में आज बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टेज फियर से कैसे बाहर निकले, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये मैं सिखाती हूँ। तो ये सिखाने के जो योग्य बन पाई हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। सिर्फ और सिर्फ बाबा की कमाल है, सिर्फ और सिर्फ हमारी माइंड की क्लैरिटी है ये कि किस तरह से हम अपनी शक्तियों को पहचान कर उनको जागृत करते हैं और फिर हम प्रेजेंट भी कर पाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मतलब ये बात थी। और ये एक नहीं, ना जाने कितने ऐसे अनुभव हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कहीं कुछ नया मौका होता है और सिर्फ बाबा को याद करा, अपनी सीट पर सेट हुए
और जैसे ऑटोमेटिक ही हर चीज होती चली आती है। वी वंडर कि ये इतना अच्छा कैसे हो गया, हमने हमने सोचा भी नहीं था ये इतना अच्छा हो गया। इट्स ऑल बिकॉज कि हमारी जो कनेक्शन है मेडिटेशन का जो है, और ये मेडिटेशन इतना सुंदर है कि इसमें एक जगह बैठना नहीं है सिर्फ, जैसे कई जी लोग बिल्कुल, कहते ये हैं कि आपके धारणाओं का ही कमाल है कि आपके अंदर वो चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। जबरदस्त जबरदस्त। और इसमें ये भी एक बहुत सुंदर बात है ना कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक जगह स्टैटिक मतलब पोजीशन में बैठना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि समय कैसे निकालते हैं, कहाँ किस तरह से हम लोग आए इसमें, हमारे पास तो इतना समय नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि इसमें तो आपको कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समय निकाल कर बैठना है। ये तो इतना सुंदर अभ्यास है कि आप चलते फिरते काम करते हुए, इनफैक्ट मैं लेक्चर देते हुए सब चीजों के दौरान ही अपनी मेडिटेटिव स्टेट में काम करती हूँ, और उसमें मुझे इतनी अच्छी सफलता मिलती है, बेस्ट फीडबैक मिलते हैं कि आपने बहुत अच्छे से समझाया, कि एक एक चीज हमें अच्छे से समझ आ गई। तो ये क्लैरिटी किस तरह से आती है, ये इसी तरह से आती है। जी बहन, आप कितने साल से जुड़े हुए हैं इस ज्ञान में? कितने साल हो गए आपको? मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं कौन से साल में एक्चुअली में आई थी, पर जहां तक मुझे याद है कि ये 2001 या 2 की बात है। तो जब मुझे ज्ञान का बीज पड़ा, पर मैं ये मानूंगी कि मेरे ज्ञान के सही मायने में जो साल है वो है मेरी बेटी के बर्थ के बाद। क्योंकि ज्ञान मिल जाना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को धारण करना, ज्ञान की बातों को धारण करना, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ये बहुत बड़ी बात है ना। शिव बाबा को हम सिर्फ जान जाएं लेकिन उसको ये बिल्कुल यथार्थ रीति हम याद ना कर पाए, और जिन धारणाओं की हम बात करते हैं जो बहुत मतलब एक तरीके से हम कहें कि बेसिक धारणाएं हैं ब्राह्मणों की, अगर हम वो ना फॉलो करें तो मैं नहीं मानती कि वो मेरे ज्ञान के साल हैं। इसलिए मैंने बोला कि ज्ञान में आने की तो बात ये रही कि बीज मेरा तब पड़ा, लेकिन धारणाएं मेरी तब से हैं जब से मैं अपने आप को ये बोलूंगी कि 16 साल से अधिक मैं बोल पाऊंगी अपने लिए, क्योंकि धारणाओं वाला समय वो रहा। जी बिल्कुल। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी जैसे कि आपने बताया कि आप दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, साथ में आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपकी एक बेटी भी है, और आप पीएचडी स्कॉलर हैं। आपने पढ़ाई के साथ साथ जॉब, घर, बच्चे, फैमिली, ये सब आपने कैसे मैनेज किया एक साथ? बहुत ब्यूटीफुली मैनेज होता चला गया प्रेरणा बहन। अभी शायद इससे कहीं और ज्यादा जिम्मेदारियां भी मिलती हमें और मिलेंगी हमें, तो वो भी हम बहुत अच्छी तरह से बखूबी निभा पाएंगे। उसका कारण ये है कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट आती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि दुनिया वालों की तरह हमारा जो समय है वो दिन के 8 या 9 बजे के बाद नहीं शुरू होता है। हम अमृत वेले का जो हमारा सुंदर समय है 3:30 पौने 4 बजे, हम लोग उस समय उठने के बाद फिर हमारी दिनचर्या स्टार्ट होती है। तो हमारे पास बहुत एक एम्पल स्पेस रहता है मॉर्निंग में ही, जिसमें हम अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम हैंडल कर सकते हैं। और रही मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ हैंडल करने की, तो एक्चुअली में क्या होता है कि किसी भी चीज का हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस जैसे अब दुनिया में अब कोई अगर सिंपली अगर जॉब में भी जा रहे हैं तो वो बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस ले लेंगे, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, किसी ने मेरी प्रमोशन ले ली, किसी ने मुझे लेग पुलिंग कर दिया, कुछ कर दिया। हम इन सब चीजों से अनअफेक्टेड रहकर अपने आप को बहुत स्टेबल रखते हैं, और बाहर का काम घर पे नहीं लाते हैं। घर में हमारा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं, और ज्ञान योग की चर्चा रहती है। क्योंकि सारा जो परिवार है वो लकीली है ना, ये ड्रामा में मैं बोलूँ शादी भी सिर्फ इसी वजह से हुई थी क्योंकि सभी को आना था परिवार में। तो युगल कहें या फिर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बेटी तो बाय बर्थ से ही हम कहेंगे, तो सब पूरा परिवार जैसे पूरा जुड़ा ज्ञान में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है मेरे लिए। तो ये कितना सहज हो गया ना कि सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सभी एक ही प्रिंसिपल पे चलते हैं। अगर कोई बाबा का नाम लेके हम कुछ भी करते हैं कि शिव बाबा ने ये कहा है, इसे ऐसे करना चाहिए, मतलब उसके बाद फिर कोई डिबेट नहीं रहती है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है डिस्कशन। तो ये क्योंकि हम जो मुरली सुनते हैं ना, 4 पेज की हमारी जो मुरली आती है, वो हमारे लिए पूरा का जी पूरा एक तरीके से महावाक्यों की जो वर्षा होती है रोज सवेरे, वो तो हमारे जीवन को बदलने के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा पर्याप्त है।
तो सीख, एक एक छोटी छोटी बातों की सीख हमें मिलती है जिसको हम धारण करते हैं, इसी को ही हम धारणाएं कहते हैं एक्चुअल में। मैं आपको एक बहुत सुंदर सी बात कहूंगी कि ज्ञान एक कच्ची मिट्टी की तरह है। अगर सिर्फ हम ज्ञान सुन रहे हैं ना तो वो हमारे अंदर ठहरेगा नहीं। तो उसको, जैसे कच्ची मिट्टी को पकाने के लिए हीट की जरूरत होती है ना, भट्टी में डाला जाता है। इसी तरह से जो हम ज्ञान सुनते हैं उसको अगर हमने योग की भट्टी से यानी योग की गर्मी से नहीं तपाया तो वो ज्ञान ना तो पक्का होगा और ना ही समय पे काम आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो राजयोगा में 4 सब्जेक्ट हैं उसमें जो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट हैं ज्ञान और योग, अगर ये दोनों पक्के हैं, मजबूत हैं, तो धारणाएं नेचुरल हैं। और अगर धारणाएं नेचुरल हैं तो सेवाएं नेचुरल हैं। आपके चाल चलन से, आपकी हर बात से आपकी सेवाएं होंगी। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और हम यूजुअली देखते हैं कि मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूं तो अगर मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रही हूँ और घर भी देख रही हूँ तो फिर मुझे खुद अमृत बेला उठने का कई बार समय नहीं मिल पाता है। और आपने इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज की, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा, क्योंकि आप उस धारणाओं पर चले, जो आपने सीखा उसे फॉलो किया। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहन, देयर आर सर्टेन लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस व्हिच लीव अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन आवर लाइव्स। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपना कोई ऐसा अनुभव हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें जो हमारे लिए प्रेरणादायक हो। प्रेरणा बहन, वैसे तो हमारे पास अनुभव बहुत सारे हैं, लेकिन अभी रिसेंट ही एक बहुत सुंदर अनुभव है। मैं भाई से निवेदन करूंगी कि वो इसको शेयर करें, क्योंकि ये अभी बहुत ही एक लाइफ थ्रेटनिंग एक फेज से निकले हैं, जिसमें इन्हें कोरोना भी हुआ था और हॉस्पिटलाइज हुए थे, जो कि बहुत ही मतलब जो स्टेज थी वो बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। और फिर उसके बाद तुरंत ही घर आने के 3 दिन के बाद ही ब्लैक फंगस भी हुआ, जो कि अगेन बहुत ज्यादा डेडली एक प्रॉब्लम थी अभी रिसेंट में। उसमें भी ये कम से कम 1 महीना जो है गंगाराम हॉस्पिटल में रहकर आए। किस तरह से इन्होंने डेथ को चैलेंज किया और किस तरह से इन्होंने अपनी पूरी बैटल को जीता, तो इनके मुख से ही हम सुने कि 2 शब्दों में अगर वो जी कुछ भाई कवर जी। कर पाए तो। जी, जैसे अभी हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर रहे थे, बाबा का पूरा ज्ञान। और एक्चुअल में हम लोग मतलब वही वाली बात है, ये बहुत अच्छी एक बात बताई कि हम ज्ञान बहुत बहुत ज्ञान लेते हैं एक्चुअली। अगर हम आज आज की डेट में अगर हम इंडिया की बात करते हैं स्पेशली, तो अगर हम किसी से कोई एडवाइस लेने जाते हैं तो बहुत सारे लोग एडवाइस देने के लिए आ जाएंगे हम लोग को। एंड इतनी एडवाइस देंगे वो आपको कि उस टाइम पे सब मेरे ख्याल से वो डॉक्टर्स होते हैं। और हम लोग अगर अगर हम अपने आप को देखें तो हम किसी को दूसरे को देने जाएंगे हम भी सेम एडवाइस देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उन एडवाइस पे काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी का सबसे अच्छा पार्ट ही यही है कि हम ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान को अमल भी करते हैं। मैंने ये सुना था इनफैक्ट कि परीक्षा आते हैं, पेपर आते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं था ये क्या पेपर आते हैं, कैसे परीक्षाएं आती हैं क्या। लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से देखने को मिल गई, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जैसे भी बोलूँ, लास्ट ईयर। तो उसमें लास्ट ईयर हुआ क्या, सबसे पहले मेरा सबसे पहले उसी टाइम पे मैंने ये ज्वाइन किया था। और एक तो उसके बाद में ज्वाइन करते ही मुझे एक महीना ये हुआ था शायद, 1 या 1.5 महीना, तभी अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। एंड मैं कुछ मार्केट विजिट करने के लिए गया, बट आते ही वापस जैसे ही आया उसके उसी दिन में मेरी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। और मुझे लेकिन कुछ अजीब ही लग रहा था वो तबीयत, मतलब खराब होना, नॉर्मली फीवर और वो आता है तो बहुत बार ही होता है, लेकिन वो मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैंने प्राची को भी बोला, मैंने कहा प्राची मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इस बार। तो फिर हमने अब क्योंकि कोविड आ गया था उस टाइम पे, आपका डॉक्टर्स और जो ओपीडीज वगैरह सब बंद हो गई थी। तो अब अनफॉर्चुनेट मतलब हम लोगों ने उस टाइम पे ऑनलाइन ही कंसल्ट किया, बट ऑनलाइन से वो सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, शायद तबीयत और खराब होती चले गई। तो उसके बाद में फिर मैंने प्राची को ही ये डिस्कस किया कि अब ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो रहा है, अब मुझसे शायद वो चीज़ अब आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो अब मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं सिर्फ बाबा को याद करता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, आप देखो क्या करना है, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि उस पर ऑक्सीजन भी कम होने लग गई, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो फिर उसके बाद
मैंने तो अपने आप को जैसे बोलते हैं ना, बाबा का बच्चा बनकर छोड़ देना, मैं तो बाबा का बच्चा बन गया। और बनने के बाद मैंने एक साइड पे अपने आप को छोड़ दिया। मैंने प्राची को बोला, वो आपका काम है, आप डिसीजन लो, आप करो, मुझे नहीं पता। और यही एक चीज देखिए, अब ताकत प्राची के पास में जो इसके योग का पावर था या जो भी था, बिल्कुल भी परेशान ना होते हुए प्राची ने इतने अच्छे से हैंडल की सिचुएशन को। उसी दिन उसने अपने कुछ लोगों से कंफर्म मतलब डिस्कशन किया। उस टाइम पे ना हॉस्पिटल्स में बेड मिल रहे थे ना कुछ हो रहा था। बट फॉर्चुनेट है कि हमें उस दिन प्राची ने क्या कैसे बाबा को याद किया होगा और बाबा ने कैसे कमाल किया कि मुझे बेड भी मिल गया। और बेड मिला, उसके अगले दिन से ही मैं रिकवर होना स्टार्ट हो गया कोविड से। एंड जब मैं वापस आया हूँ कोविड से घर पे, तो वहां पे जितने भी स्टाफ था उन्होंने सब क्या कमेंट दिया मेरे को कि आप सबसे अच्छे पेशेंट थे, जिन्होंने बहुत पेशेंस के साथ बहुत कूलली सब चीजें हैंडल की। आपने इतना कोऑपरेट किया कि आपका ट्रीटमेंट में हमें पता ही नहीं चला कि कोविड पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जबकि कोविड पेशेंट जो होते हैं बहुत परेशान करते हैं। तो मैं वहां से वापस आया। वापस आते ही घर पे मेरे ख्याल से 4-5 दिन रुका हूँगा। 4-5 दिन के बाद मेरे आँख स्वेल करने लग गया। अब हमें नॉर्मली पता नहीं था आँख स्वेल क्यों कर रहा है, तो फिर हमने एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाया। तो उस आई स्पेशलिस्ट ने मुझे वो ट्रीटमेंट दिया कि ये शायद कोई इन्फेक्शन होगा, आप उसका मेडिसिन ले लो, ठीक हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। फिर वो भी प्राची ने कहीं से कंफर्म किया, और उस इन द मीन टाइम ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हुआ। तो एक डॉक्टर के पास लास्ट जब हम आई स्पेशलिस्ट के पास गए, उसने बोला ये आई, मुझे आई से रिलेटेड तो इशू नहीं लग रहा है, कुछ और ही है, तो आप इसको इमीडिएट बेसिस पे आप ट्रीटमेंट कराओ। मतलब आपको अगर एरोप्लेन लेके भी जाना पड़े तो आप जाओ वहां पर। फिर वही रोल आया, फिर प्राची का रोल आया। मैंने तो फिर अपने आप को बच्चा समझ के छोड़ दिया नॉर्मली। जैसे मुझे जिसने जो बोला मैं तो करने के लिए तैयार था। प्राची ने मुझे बोला कि चलो आज ही हॉस्पिटल जाना है रात को ही। मैंने कहा कल सुबह चले, बोले नहीं आज ही जाना है। मैंने कहा ठीक है चलो। तो हम उसी दिन हॉस्पिटल चले गए। और उस रात को अगर हम नहीं पहुंचते तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते थे। और उसके बाद में हम उसमें इमरजेंसी में रहे 2 दिन। और 2 दिन तक मैं तो खैर बेड पे ही रहा, इमरजेंसी बेड पे। बट ये लोगों ने कैसे मैनेज किया मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वहां पे कोई बेड नहीं था, वहां पे बैठने के लिए कोई चेयर नहीं था। बट सब ये लोग कैसे मैनेज कर रहे थे, बाबा को या शायद याद करके या योग कर करके ही अपना काम चला रहे थे ये लोग। फिर हमें फॉर्चुनेटली एक उसमें बेड भी मिल गया उस टाइम, उसके बाद में ही, इमरजेंसी के बाद में। उसके बाद मेरा धीरे 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 करके ट्रीटमेंट चला। उसमें कुछ इंजेक्शंस के प्रॉब्लम आए, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे। तो फिर उसके बाद हम लोग तो बस एक एक ही बात पे थे। मेरे को तो सीधा पता था कि मुझे नहीं मालूम है इंजेक्शन है या नहीं है, मुझे पता है बाबा मुझे ठीक करके देगा। मैं बहुत पॉजिटिव था। मतलब वो लोग वहां पे मेरे सामने में, किसी की आंखें निकल रही थी, किसी के जबड़े निकल रहे थे, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी की डेथ हो रही थी। हमारे साथी वाले पेशेंट की भी डेथ हो गई। मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी उस टाइम पे। बट हमारे पास क्योंकि बाबा थे, हम हर चीज बाबा से रिलेट कर देते थे। और हमें धीरे धीरे करके सारी फैसिलिटीज सब कुछ मिलने लगा। उसके अंदर में डेफिनेटली प्राची का बहुत बहुत मतलब बाबा ने बहुत अच्छे पावर्स दे दिए थे प्राची को, जिसकी वजह से सब चीजें बड़े आराम से हो गई। मतलब मैं बहुत आराम से घर आया एंड आज रिकवर भी उनका हो गया निश्चय हूँ। बाबा पर बहुत पक्का था, 100%। इसीलिए आपको ये चमत्कार देखने को मिला आसपास इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात फैक्ट है कि मतलब हम बहुत ही पॉजिटिव थे। एंड मुझसे ज्यादा पॉजिटिव प्राची थी इनफैक्ट, कि कोई बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और ऐसा नहीं है कि वो इतना, ऐसा नहीं है कि मुझे भी पता है कि इतने आसानी से सब कुछ नहीं हुआ होगा। बहुत मैनेज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स भी आए होंगे। एंड ये अकेले बैठ के रोए भी होंगे, ऐसा भी हुआ होगा। छोट मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ बड़े आराम से मिल जाता है। बट हाँ, क्योंकि बाबा साथ में थे तो वो सब चीजें बड़े आराम से होते गए। एंड आज मैं रिकवर भी हो चुका हूँ काफी हद तक। एंड बस बाबा पर थैंक्स टू निश्चय बाबा। रखिए और अपना कर्म करते चल गए। या जी, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स, अच्छा मैं किसी के भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख कर भेज सकते हैं हमें। दीपक भाई जी और प्राची बहन उसका उत्तर देंगे। तब तक मैं सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना इतना सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू so बाबा। much। अनुभव तो इनफैक्ट बहुत सारे हैं। अगर हम लोग अनुभव अगर हम डिस्कशन करने लग जाएंगे तो पता नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, बट लेकिन समय की बट पाबंदी को देखते हुए
जी, बट उसके बाद भी ये कुछ अनुभव थे जो बिल्कुल दिल को मतलब टच करने वाले अनुभव थे। तो ओम शांति। एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि आपने बताया कि आपकी 16 साल की बेटी है और आप भी तब से ज्ञान में आपकी धारणाएं तब से पक्की हो गई, तो आपने मतलब बच्चों को हम कैसे राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कराएं, ये बहुत लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। जी और मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि मेरे अंदर जैसे मैंने बताया है कि ज्ञान तो था ही पहले से, और जब बेटी हुई तो फिर ये इच्छा तो थी ही कि उसको भी हम ज्ञान में लेकर आए और उसे बाबा को याद करना सिखाएं। तो जब छोटे होते हैं ना बच्चे, तो वो ऐसा उस तरह से ज्ञान को नहीं ले पाते जैसे हम बड़े ले पाते हैं कि 7 डेज का कोर्स किया है या हम उनको कुछ ऐसी बातें सिखा दें। और उन्हें कोई भक्ति वाली चीज भी नहीं देखी होती है कि हम उन्हें शिव शंकर का कॉन्ट्रास्ट बताएं या गीता ज्ञानदाता का हम वो बताएं कि कृष्ण नहीं है, निराकार शिव है। इस तरह की बातें वो नहीं समझ पाते। जो मुख्य बात ये जी होती है जी कि बाबा को कैसे आपको अपने साथ रखना है, आप कौन है और आपको बाबा को कैसे साथ रखना है। तो उसको जो बचपन से ये जो एक सेल्फ आइडेंटिटी वाला जो एक हमारा एक हमेशा से क्वेश्चंस बना रहता है ना हर एक के जीवन में, तो ये हम बहुत अच्छे से बच्चों को क्लियर कर सकते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ। ये लेसन एक बहुत सुंदर से बच्चे ले जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। तो ये इस बात के ऊपर हम उन्हें समझा सकते हैं कि हमें इस बॉडी को जो है एक गाड़ी की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक जैसे एक रोबोट होता है ना, उसके अंदर एक बैठी हुई एक एक वो होती है, पावर होती है। उस पावर को आप सोल की तरह समझाएं और इसको आप रोबोट की तरह समझाएं या फिर इसको एक गाड़ी की तरह समझाएं, बच्चे बहुत आसानी से रिलेट कर जाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि गाड़ी में से अगर हम ड्राइवर को निकालते तो गाड़ी भी एज इट इज ऐसी ही पड़ी रहेगी, मोबाइल में से सिम निकाल दे तो मोबाइल एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये सारी चीजें वो यूज कर रहे हैं अपनी जीवन के अंदर, तो वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मेरे अंदर भी मैं भी एक एनर्जी हूँ जो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को चला रही हूँ। तो जब ये आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो जाता है, जब वो ये समझ जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, तो परमात्मा को ज्योति रूप में याद करना मुश्किल नहीं रहता। कि जैसे जी हमने उन्हें बोला कि एक लेजर बीम आपके ऊपर हमेशा छत्र छाया की तरह है, आप जहां पे भी जाए इस लेजर बीम के अंदर ही जाना है आपको, है ना। अब जैसे सिया जाती थी, सिया नाम है उसका, अच्छा तो स्कूल जाती थी तो मैं जैसे उसे मजाक मजाक में बोलती थी कि जैसे हमने टिफिन रखा कि बेटे टिफिन रख लिया, तो बोलती थी हाँ रख लिया मम्मा। तो मैं बोलती थी और बाबा को रख लिया, तो वो बोलती थी हाँ रख लिया। मैंने कहा कहाँ बिठाया, तो वो बोलती थी कि मैंने बोला कहाँ है, उनको कहाँ बिठाना है। तो वो अब मैंने कहा आप कहाँ हो, तो वो ऐसे करती थी। और मैंने कहा बाबा कहाँ है, मैं बाबा को भी यहीं बिठा लिया। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा को गिराना नहीं, बाबा यहीं बैठे रहने चाहिए, और जब आप क्लास में बैठोगे ना तो बाबा को सामने बिठाना फिर। तो ऐसे करके मैं पूछती थी। फिर वो आती थी घर में, मैं पूछती थी कि टिफिन नहीं खिलाया ना आज, बाबा ने कंप्लेन करी है। अच्छा, हाँ मैं भूल गई, आज मैं भूल गई थी थोड़ी। मैंने कहा फिर अब वो कंप्लेन ना करे ऐसा। तो इस तरह से थोड़ा सा खेल पाल करके उनको समझाया कि किस तरह से हर वक्त आप जब जा रहे हो वैन में भी उनको ध्यान रखना कि वो गिरे नहीं, आपके साथ बैठे रहे, क्लास में भी बैठे रहे, भोजन के टाइम भी बैठे रहे, और फिर उनको लेकर भी आना है। तो जैसे कभी मैं हंसी मजाक में कहती थी अरे आज बाबा कह रहे थे मैं फिसल गया, सिया ने ध्यान नहीं रखा, तो वो हंसती थी फिर कि अच्छा मैं कल और ध्यान रखूंगी, अब नहीं छोड़ूंगी मैं बाबा को, अब नहीं छोड़ूंगी पक्का। तो ऐसे कर करके अपनी तोतली आवाज में समझते 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 वो चीज उसमें इतनी डीप रूट बैठ गई कि मुझे बाबा के साथ अलग नहीं होना। तो उसने कोई मतलब कोर्स नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन सहज ही सब कुछ वो एक्सेप्ट करती चली गई कि हाँ बाबा ही सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग इज बाबा। जो भी है सब कुछ बोलना है तो मुझे वही बोलना है, मतलब बाबा से ही और एक एक रिश्ता मैंने बता दिया बाबा के साथ बनाने के लिए कि जैसे आप तो एक बच्चों को फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने जी बोला बाबा को आप अपना फ्रेंड बना के रखना। जो बना ली। बात अपने अपने मम्मी पापा से नहीं कर सकते हो ना, वो सारी बात अब अपनी फ्रेंड से करना। तो उसको लेटर राइटिंग की आदत बहुत अच्छी हो गई कि मैं लेटर लिखूं बाबा को, मैं लिखूं। और मैंने बोला कोई नहीं पढ़ेगा, आप चाहे तो उसको लिख के फाड़ देना, आप अपने सीक्रेट से सीक्रेट बात बाबा को लिखो, लेकिन लिखो बाबा को। और एक और चीज हम हमेशा करते आए हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल होते थे तो हमने भक्ति मार्ग में जो फेस्टिवल जैसे मनाते थे अब वैसे मनाने छोड़ दिए थे।
तो अब हम जब फेस्टिवल मनाते तो हम क्या करते थे, शुरू से ही अभी तक भी करते हैं, कि बेटा एक चीज आपने छोड़नी है और एक चीज लेनी है। तो आपके अंदर क्या लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो आपको छोड़नी है, तो आप एक चिट लिखो और उस पर छोड़ो, और एक क्वालिटी आप बाबा से आज वरदान के रूप में लो। यही सच्चा फेस्टिवल मनाना होता है। तो ये चीज अभी तक भी वो करती है कि ऐसे करते करते हम लोग अगर बुराइयां छोड़ते जाएं और अच्छाइयां लेते जाएं तो बहुत अच्छा सत्यों की दुनिया में आ ही जाएंगे। सत्यों की दुनिया हमें ही लानी है। जी जी जी, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा बताया कि हम बच्चों को कैसे इसमें ले आए खेल खेल में, कि उन्हें वो समझ भी आए। क्योंकि हम मुरली सुनते हैं, हम समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों में वो चीज सुनना, समझना, फिर उस पर धारण करना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो खेल खेल में जैसे आपने बताया, आपका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मैं पुनः दोबारा अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े। हम आपसे फिर नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, अनुभव के मोती एपिसोड 6 में, क्योंकि समय हमारा निकलता जा रहा है। तो हम अभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, उन्हें याद करेंगे और देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद प्राची बहन, धन्यवाद दीपक भाई जी। आपका बहुत ही सुंदर अनुभव हमें सुनने को मिला। हम आशा करते हैं कि हम उसमें से कुछ अपने जीवन में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद से पहले कुछ कहना चाहते हैं। जी जी। इस समय ये पेपरों का दौर चल रहा था हमारे दीपक भाई जी का, कभी कभी बात होती थी, कभी कभी मुलाकात होती थी, तो
दीपक भाई तो क्योंकि हॉस्पिटल में या कहीं अंदर होते थे, प्राची बहन की स्थिति तो बहुत मजबूत थी और अनबिलीवेबल थी। तो हमको इनका निश्चय बहुत बाबा से अटूट है। इनकी स्थिति तो बहुत एग्जाम्पलरी थी, हम सबको सीखने की जरूरत है। पता नहीं क्या बाबा ने इनके ऊपर जादू किया है, इन्होंने जादू किया बाबा पे, तो हम सबको इनसे लेसन लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। जी बिल्कुल। ओम शांति।